गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम सोशल साइंस में जो आपकी बुक का सेकंड पार्ट है अर्थशास्त्र, उसका अध्याय 1 पालमपुर की जो कहानी है वो हम रीड कर रहे थे। ठीक है, आज हम उसके आगे से रीड करेंगे। पालमपुर में खेती। अब देखिए, भूमि स्तर है, उसका भूमि स्तर क्या है वो इसमें पढ़ेंगे हम। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित ही क्या है, खेतों में उत्पादन से इनका जुड़ा हुआ रहता है। अब क्या है, कुछ 75% जो लोग हैं वो किस पर निर्भर होते हैं, खेती पर निर्भर होते हैं। ठीक है, हमारे एमपी में मतलब जो 75% लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर होते हैं, मतलब वो खेती से ही सारा काम करते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे लोग हैं और उनका उत्पादन किससे जुड़ा होता है, खेतों से ही जुड़ा होता है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 960 से आज तक जुलाई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, मतलब 960 से आज तक कोई भी विस्तार नहीं हुआ है भूमि के क्षेत्र में। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि की कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब क्या है, जो पालमपुर गांव था वहाँ पर जो बंजर भूमि थी उसको क्या करा, कृषि योग में बदल दिया गया, मतलब खेत वगैरह बना दिए। और वहाँ पे जो नई भूमि थी वो भी क्या, कृषि उत्पादन को और बड़ा कोई गुंजाइश नहीं दी गई है वहाँ पर। अब देखिए आप नीचे, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो देखिए, जहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जा सकती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह ही लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। अब क्या है, पालमपुर में जो खेती करने का जो भूमि रहती है उसमें भूमि करते हैं, मतलब खेती करते हैं, उसमें उगाया जाता है उसमें अनाज वगैरह। और वो भूमि जो है उसको बेकार नहीं जाने देते हैं। वो बरसात के टाइम में क्या, खरीफ की फसल उगाते हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ये सब उगाया जाता है। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती भी होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। अब क्या है, सितंबर और अक्टूबर में कौन सी खेती होती है, आलू की खेती की जाती है। और क्या है, एक दूसरी फसल कौन सी, रबी की फसल है, उसमें क्या उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है। खरीफ की फसल में तो ज्वार बाजरा उगाते हैं और रबी की फसल में क्या उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। और भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। अब क्या है, जो गेहूं उत्पादन करते हैं, मतलब गेहूं किसान करते हैं, तो वो अपने खाने इतना तो रख लेते हैं और बाकी का क्या कर देते हैं, मंडी में बेच देते हैं। और क्या होता है, भूमि का जो एक भाग है वहाँ पर क्या होती है, गन्ने की भी खेती होती है। और जिससे कि क्या गन्ने की खेती होती है तो वो सिर्फ एक बार ही साल में उसकी कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों में बेचा जाता है। अब गन्ना कहाँ बेचा जाता है, शाहपुर के व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यहाँ पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुएं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। अब क्या है, जो पालमपुर जो गांव है वहाँ पर क्या है, बहुत अलग अलग फसलें की जाती, 3 प्रकार की फसलें वहाँ की जाती है, क्योंकि जो वहाँ का सिंचाई का जो व्यवस्था है वो क्या है, सुविकसित है। और वहाँ पर बिजली भी क्या आ गई थी, जल्दी आ गई थी। और इससे क्या होगा, सिंचाई के जो पद्धति उसमें भी बदलाव आ गए थे। अब लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले जो नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से जो क्षेत्र में जो सिंचाई की जाती है, और प्रारंभ में नलकूप सरकार द्वारा क्या है, लगाए जाते हैं। नलकूप मतलब जो हैंडपम्प वगैरह ये सब जो पानी के स्रोत है वो होते हैं। ठीक है, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी जल नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए, पर सरकार ने जल्द ही ऐसा बोल दिया था। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जूते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। और फिर 1970 दशक था, मतलब ये सन था जब तक क्या है, 200 हेक्टेयर तक के जो क्षेत्र थे वहाँ पर सिंचाई होने लग गई।
अब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली भी कहा जाता है। अब एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुविध फसल कहते हैं। ठीक है, मतलब अधिक फसल वहाँ उगाई जाती है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े के में उपज बढ़ाने की सबसे क्या होती है, एक सामान्य प्रणाली होती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। मतलब पालमपुर में जो किसान है वो कम से कम 2 फसल तो उगाते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के आलू भी पैदा कर रहे हैं, और वो कुछ काफ़ी वर्षों से क्या कर रहे हैं, आलू की फसल भी कर रहे हैं, 15-20 साल पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है गेहूँ दिख रहा है आपको, बाजरा दिख रहा है, गन्ना भी दिख रहा है, आलू। ठीक है, ये वहाँ पे पालमपुर में इनकी खेती की जाती है। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ आपको ये टेबल दिख रही है, चार्ट वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर क्या है, जो जुताई करने का जो संबंधित वर्षों से जो हो रही है जुताई वगैरह, उसकी क्या है यहाँ पर दे रखा है आपको, वर्ष और कृषि है क्षेत्र में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें यहाँ पे आपको बताएगा वर्ष और कितना कितना इसका एक ग्राफ बना हुआ है कि किस वर्ष में कितना हुआ था। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके ही हैं, जो पालमपुर में किस किस फसलें की जाती है। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी भरी है। अब आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े में से उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है, बहुविध फसल होता है। मतलब एक ज़मीन में ही एक से अधिक फसल हम करते हैं तो उसको हम कौन सी फसल कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का एक प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में ही एक क्या मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में क्या होता है, उसको मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग भी किया जाता है, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। अब क्या है 1960 दशक के उसके मध्य क्या होती है, मध्य में खेती की जो पारंपरिक जो बीज है उसका प्रयोग करते हैं वो, और इसकी अपेक्षा क्या होती है, उसकी जो उपज है वो कम हो जाती है। फिर परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी और किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का भी क्या करते थे, वो प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे और इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था, और ये सब उनके पास उपलब्ध रहते थे और इसलिए उनको क्या करना, खरीदना नहीं पड़ता था, उनके पास पहले से ही रहते थे। अब देखिए आगे 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को एक अधिक उपज देने वाली HYV के द्वारा ही गेहूँ चावल की खेती करने के तरीके भी सिखाए थे, और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़ों में पहले की अपेक्षा नहीं कहीं अनाज की मात्रा पैदा होने लगी, और यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने का भी बहुत ज़्यादा क्या है ये पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वहाँ पर क्या होती है, ज़रूरत होती है। मतलब पानी की रासायनिक जो खाद हम डालते हैं उसकी क्या होती है, वहाँ पर ज़रूरत होती है। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीज सिंचाई रासायनिक उर्वरक कीटनाशक आदि के लिए संभव थी। भारत में पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों में भी खेती के लिए आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग प्रयोग वहाँ पे अपनाए जाते हैं खेती के लिए। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती की सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी क्या है प्रयोग किया गया है। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें भी खरीदी थी, जिसने जुताई और कटाई के लिए काम को तेज भी कर दिया था। मशीन भी उनने खरीद ली थी, ट्रैक्टर है, दूसरी और मशीन है वो भी उनने क्या कर ली थी, खरीद ली थी, और उन्हें जिससे गेहूँ की ज़्यादा पैदावार प्राप्त होती थी। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज कितनी है, 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी वहाँ की, और HYV बीजों से उपज कितनी होती थी, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुँच गई थी। और गेहूं का जो उत्पादन है बहुत ही वृद्धि हो गई थी, मतलब गेहूं का उत्पादन वहाँ फिर ज़्यादा होने लगा। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।